वेलकम अंजलि, वेलकम वेलकम ऑल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम जो है राहुल, आने दीजिए थोड़ा, हम लोग 5-10 मिनट्स वेट कर लेते हैं। हम लोग ज्वाइन करना शुरू करने में 10 मिनट लगाते हैं, फिर मुझे रिपीट करना पड़ जाता है बाद में। तो ये मैराथन है, मैराथन 2020। आप सभी लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं? राहुल, अंजलि, अदर्स? आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो अच्छा लगेगा, यस नो कर दीजिए। आप लोग पीसीएस 2020 टारगेट कर रहे हैं? अब तो देखिए कोरोना भी खत्म होने वाला है। कोरोना के बारे में जो रिपोर्ट आ रही है, वैक्सीन बन गया है, और वैक्सीन यूके में 10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया गया है। तो 10 करोड़ ऑर्डर का मतलब होता है कि वहाँ पे स्थिति ठीक हो गई है। कुल मिला के इंटरनली उनको लग रहा है कि ये 100% सक्सेसफुल होगा, तभी ऐसा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कमोबेश आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर तक सभी जगह पे वैक्सीन आ जाएगा, वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा और दिसंबर तक लाइफ बैक टू नॉर्मल होगी। हो सकता है थोड़ा इस दौरान पीसीएस का डेट आगे बढ़े, जो अभी अक्टूबर में है, हो सकता है जनवरी चला जाए। तो आपकी जो 2020 की टारगेट है वो या दिसंबर में हो सकता है कंडक्ट करने, सब कुछ कवर हो गया। 2020 को शायद लोग क्लियर करना चाहें, एक साल की बैकलॉग वैसे ही चल रही है। ठीक है, तो अभी मेरा ख्याल है कि अभी सभी लोगों को तैयारी चालू कर देनी चाहिए एकदम फुल फ्लेज्ड। सुन पा रहे हैं आप लोग? काइंडली रिस्पॉन्ड करें अगर सुन पा रहे हैं तो। ठीक है, ठीक है। तो आज की जो चर्चा है वो बेसिक इकोनॉमी की चर्चा है मैराथन में। कल हम लोगों ने बहुत अच्छा सेशन रहा था, कल काफ़ी सारे लोग ज्वाइन हुए थे। कल 45 क्वेश्चंस कैसे कवर करना चाहिए इकोनॉमी के थ्रू, या इकोनॉमी के जो 45 क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे कवर करते हैं, इस पे चर्चा थी। तो बहुत लोग थे कल, आज थोड़े कम हैं, हो सकता है धीरे धीरे आ जाएं। सभी की डिमांड थी कि इस तरह का प्रोग्राम और आगे चलाया जाए, तभी ये प्रोग्राम फर्दर डिजाइन किया गया है। तो बहुत कुछ तो कल भी चर्चा हुई थी, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, आप लोग शायद कल नहीं रहे होंगे। और फिर उसके बाद बेसिक्स को कैसे कवर करते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि सबसे पहले ये समझना है कि इकोनॉमी का रोल कितना है। तो पीसीएस, ये चूंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 को टारगेट करके सेशन है, इसलिए मैं ज़्यादा यूपी पीसीएस का नाम लूंगा, लेकिन आप ये मान के चलेंगे आप कोई भी पीसीएस दे रहे हों, उन सभी में इक्वली ये एप्लीकेबल है। तो एक्चुअल मायने में अभी क्या हो गया है कि जीएस डायनेमिक जो होती है, डायनेमिक जीएस, उसका रोल बढ़ गया है। किसी भी आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को उठाकर देख लें, ठीक है, वैसी परिस्थितियों में देखेंगे जो डायनेमिक सेगमेंट्स होते हैं उसमें इकोनॉमी सबसे उनके कोर में होती है। ठीक है, तो हर प्रीलिम्स में इकोनॉमी का रिलेवेंस और रोल बहुत बढ़ गया है। कुल मिला के कल का लेक्चर प्राइमरीली इसी बात पर फोकस था, और फिर वो एरिया मैंने बताया था कि कैसे कैसे 45 क्वेश्चन आप इसके थ्रू कवर कर सकते हैं, राइट? क्लियर है? तो अभी आज देखते हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में क्या करना चाहिए। तो कुछ मैं आपको टर्मिनोलॉजीज या कुछ विशेष बात बताना चाहूंगा जिससे आपको इकोनॉमी करना आसान हो जाएगा, और थोड़ा एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक तो देखिए टर्मिनोलॉजीज होती है इकोनॉमी में, ठीक है, तो आपको टर्मिनोलॉजीज करनी चाहिए। जिसे पदावलियां कहते हैं, करीब करीब आपकी 50-100 पदावलियां हैं, इनको आपको कंटेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं। तो ऐसी करीब करीब 10-20 संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपको कवर करना होता है। इसमें नेशनल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं, जैसे आरबीआई है, सेबी है, ट्राई है, एडा है। उसी तरीके से वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इप्सा है, ठीक है, एआईआई भी है। तो ऐसे करीब कुल मिला के 20 मोटे तौर पे संस्थाएं रहेंगी जिनका जो आर्थिक संस्थाएं कहलाती हैं उनको करना होता है बेसिक्स में। और तीसरी चीज है कुछ लॉज हैं, लॉज करना होता है, कानून नियम, जैसे जीएसटी का कानून है, इकोनॉमिक ऑफेंडर कानून है, अभी कल ही परसों या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है, उपभोक्ता प्रतिरक्षा अधिनियम आया है। तो इस तरह के कुछ आपको जो प्रोमिनेंट कानून करने पड़ेंगे, और इनकी भी संख्या मोटे तौर पे 10, इससे ज्यादा नहीं, 10 के आसपास ये करने होते हैं।
और फिर आपको कुछ जो लेटेस्ट ट्रेंड है, ठीक है ना, लेटेस्ट ट्रेंड और डेटा वो करना होता है। ये भी लगभग 20 डेटा आपको चाहिए होता है। ये इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाता है आपको, जो इकोनॉमिक सर्वे आता है आर्थिक सर्वेक्षण, उससे मिल जाता है, ठीक है। और बाकी जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है, हर सेक्टर की अपनी कुछ खासियत होती है, उस खासियत को आपको देखना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक ब्रॉड एरिया है। जब बेसिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक्स में बताना चाहूँगा। देखिए, बड़ी पॉपुलर चीज़ होती है, पॉपुलर टर्मिनोलॉजी होती है जिसको आप कहते हैं इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। बहुत ब्रीफ में हम लोग भागते चलेंगे, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो ये देखिए, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब हुआ, इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ। पहले इकोनॉमिक्स चलती थी और अब इकोनॉमी चलने लगी। तो एक्चुअल मायने में जो ये दोनों विषय हैं, ये दोनों बातें हैं, इसका जो संबंध होता है वो प्राइमरीली इस बात से होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज। प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उत्पादन क्रियाएं, ठीक है, उत्पादन क्रियाएं। इकोनॉमिक्स क्या विचार करती है कि क्या उत्पादित करना है, किनके लिए उत्पादित करना है, कैसे उत्पादित करना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन से इसका संबंध है। अब इस प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन क्यों करना है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है एक्चुअल मायने में। बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है, तो उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज का आप क्या करते हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वितरण करते हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें होगी, एक तो उत्पादन और दूसरा वितरण। तो इन दोनों का संबंध है। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम लोगों का ध्यान प्रोडक्शन पे ज्यादा होता है और सेकेंडरी हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोड्यूस ही क्यों कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कर रहे हैं, वितरण करने के लिए कर रहे हैं। तो ये लेकिन सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी ये हो जाता है। और जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी हो जाता है और प्रोडक्शन सेकेंडरी हो जाता है। बस इतना ही अंतर है। प्रोडक्शन इकोनॉमी के जन्मदाता एडम स्मिथ माने जाते हैं और इकोनॉमी शब्द का जो प्रचलन है वो कार्ल मार्क्स से माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने इसकी चर्चा की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की, इकोनॉमी की, और यहाँ से उस सिस्टम की बातचीत की जाने लगी जिससे एक आपने सुना होगा, चीन का एक बहुत बड़ा चिंतक है, कन्फ्यूशियस का नाम सुना आप लोगों ने? कन्फ्यूशियस का नाम किसने सुना है? स्वास्तिक, अमित, दीप्तांशु, अर्पित, जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग बताएं, कन्फ्यूशियस का नाम सुना आप लोगों ने? कौन था कन्फ्यूशियस, कहाँ का था? आप लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। कन्फ्यूशियस चीन का एक थिंकर था। वो कहता था कि देखिए, जो स्कैरसिटी है वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या उत्पादकता है। उत्पादकता ज्यादा, सॉरी, इनइक्वालिटी, असमानता बड़ी समस्या है स्कैरसिटी की तुलना में। मानता है कि दुर्लभता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दुर्लभ से भी ज्यादा खतरनाक चीज है असमानता। मतलब है और उसका वितरण नहीं हो रहा है, तभी असमानता होती है, ठीक है। तो असमानता दो तरह की होती है। उसी पर कार्ल मार्क्स से मिलता जुलता वो विचार है। कार्ल मार्क्स का ये मानना यह था कि उत्पादन आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उत्पादन अल्टीमेटली वितरण के लिए तो कर रहे हैं, और वितरण हो ही नहीं रहा है। जो उत्पादित हो रहा है अर्थव्यवस्था में, उसका अधिकांश कुछ ही के हाथ में चला जा रहा है, अधिकांश लोगों के हाथ में कुछ ही जा रहा है। तो इससे असमानता बढ़ जा रही है, हैव और हैव नॉट्स क्रिएट हो जा रहा है, जिसको वो अपनी भाषा में बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट कहता था। बुर्जुआ और सर्वहारा हिंदी में कहा करता था, राइट? हाँ, नमस्कार। तो उसकी जो थियरी थी वो इस पर बेस्ड थी। तो ये इकोनॉमिक्स इकोनॉमी का अंतर सिंपल सा इतना ही होता है। इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई की बात करती है, डिमांड एंड सप्लाई की बात करती है, और जो इकोनॉमी है लाइवलीहुड की बात करती है, जिसको आप आजीविका कहते हैं ना। आजीविका क्या हुआ? हाँ, नमस्कार ललित। आजीविका इकोनॉमी हो गई और तो ये एक संबंध है, ठीक है। अब आप आइए, इकोनॉमिक्स यानी कि प्राइमरीली तो दोनों में कोई अंतर नहीं हुआ, बस अब आप समझ गए, बस फोकस का अंतर है। इकोनॉमी कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ध्यान चला गया, आजीविका की तरफ ध्यान चला गया, ज्यादा उस पर हमारा ध्यान रहा।
और जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो दोनों में कई बार ये झगड़े होते हैं कि बेहतर कौन सा है। तो नो डाउट जब तक बनाएंगे नहीं तब तक बांटेंगे क्या। तो कुछ भी हो, अल्टीमेटली जो बनाना है वही इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी में। तो यहीं से ये निकल के आता है कि अगर इकोनॉमिक्स को प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसको बोलते हैं उत्पादन के कारक। उत्पादन जो होते हैं, उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है वो एक आदमी नहीं कर सकता, उसमें 4 कारकों की भूमिका होती है, जिसमें आप कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ठीक है, तो ये चारों फैक्टर जब तक नहीं मिलेंगे तब तक उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं, तो मशीन आता है, मशीन, मशीनरी इत्यादि आती है कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल आपने सुना होगा, जिसको कार्यशील पूंजी कहते हैं, जो पैसा हाथ में होना चाहिए काम करने के लिए, वर्किंग कैपिटल भी। यहाँ नमस्कार अंजलि। तो ये भी इसी का कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भी इसी का हिस्सा होता है। और उसके अलावा रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री की जरूरत पड़ती है ना, कच्ची सामग्री, इसको आप रॉ मटेरियल कहते हैं, कच्ची सामग्री। तो ये सभी चीजें कैपिटल की हिस्सा मानी जाती है। और एंटरप्राइजेस जो होता है, उद्यमिता, उद्यमिता व्यापारी है, जो इन सभी को एक करता है, वो उद्यमी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लेबर, जो अपना लेबर देता है वो श्रमिक कहलाता है, जो अपना लैंड देता है वो लैंडलॉर्ड कहलाता है, जो अपना पैसा देता है वो कैपिटलिस्ट कहलाता है, और एंटरप्रेन्योर कौन कहलाता है, उद्यमी कौन कहलाता है, तो इन सबों को इकट्ठा करता है। तो उद्यमशीलता एक ज्ञान होती है, सभी लोग इन सभी को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं सक्सेसफुली। ठीक है ना, इन 4 घोड़ों को एक साथ दौड़ाना होता है, तभी प्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। इसमें से कोई भी घोड़ा अगर भागेगा, इधर उधर हटेगा, तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और इसके अगेंस्ट, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसके अगेंस्ट सर्टेन पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे लैंड अगर आप लेंगे तो रेंट देना पड़ेगा, लैंड के अगेंस्ट जो पेमेंट होती है वो रेंट कहलाता है, किराया। लेबर के अगेंस्ट जो पेमेंट होती है वो वेज कहलाता है, मजदूरी। जो कैपिटल के अगेंस्ट पेमेंट है वो इंटरेस्ट कहलाता है, ब्याज। और उद्यमी क्यों इन सबों को इकट्ठा करता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए होता है, तो यहाँ पे आती है प्रॉफिट। ये 4 तरीके की एक्चुअल मायने में पेमेंट करनी पड़ती है अगर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करना चाहेंगे। तो इन्हीं को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आप समझ लीजिए कि कोई भी प्रोडक्शन बिना कॉस्ट के संभव नहीं है, क्योंकि रेंट देना पड़ेगा, वेज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा और प्रॉफिट देना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉस्ट बेयर करने ही पड़ते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो आप एक थियरी सुनते हैं जो लोग कहते हैं कि चीप एंड बेस्ट, तो ये इकोनॉमिक्स नहीं मानती है कि चीप एंड बेस्ट एक आदर्श है जो कभी अचीव नहीं हो सकता है। जो चीजें चीप होंगी वो बेस्ट नहीं होगी, और जो बेस्ट होगी वो चीप नहीं हो सकती, क्योंकि बेस्ट बनाने के लिए आपको बेस्ट लैंड चाहिए, बेस्ट लेबर चाहिए, बेस्ट कैपिटल चाहिए, बेस्ट इंटरप्राइज चाहिए, और इनको इन्वॉल्व करने के लिए आपको रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप बेस्ट एंटरप्रेन्योर को तभी इन्वॉल्व करेंगे जब प्रॉफिट हाई होगा, आप बेस्ट कैपिटल को तभी इन्वॉल्व करेंगे जब इंटरेस्ट हाई होगा, जब आप मजदूरी अधिक देंगे तभी अच्छे मजदूर आपको मिलेंगे, और अच्छी भूमि मिलेगी जब आप अच्छा रेंट देंगे। तो अगर आप ये सब अच्छे अच्छे पेमेंट करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हाई हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि फिर आप बेस्ट चीज बनाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई करके, राइट। तो अब इन सब चीजों को कम करके आप कोई प्रोडक्शन बेहतर कर ही नहीं सकते। तो देर इज नो चीप एंड बेस्ट इन इकोनॉमिक्स। ये एक आदर्श है जिसको हासिल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि चीप कैसे करेंगे, आपको ये कॉस्ट तो बियर करना पड़ेगा। कॉस्ट अगर चीप करेंगे तो सामान बेस्ट नहीं रह जाएगा, और बेस्ट करेंगे तो आपको ये कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, और ये कॉस्ट बियर करेंगे तो कॉस्टिंग हाई हो जाएगी। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो चारों तरीके हैं इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं फैक्टर इनकम, क्योंकि आप फैक्टर प्रोडक्शन के फैक्टर में इन्वॉल्व है और वहां से इनकम अर्न कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, फैक्टर इनकम भी कहलाता है। इसको कहते हैं कारक आय।
और किसी भी अर्थव्यवस्था में आमदनी कमाने का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है उसको फैक्टर इनकम ही कहा जाता है। हर आदमी इन्हीं 4 तरीकों से प्रमुखतः मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, प्रमुखतः अर्थव्यवस्था में आमदनी कमाता है। या तो वो रेंट के फॉर्म में कमाता है, या वेज के फॉर्म में कमाता है, श्रम के फॉर्म, पारिश्रमिक के फॉर्म में कमाता है, या ब्याज के फॉर्म में कमाता है, या प्रॉफिट के फॉर्म में कमाता है। तो इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। ये मेन सोर्स ऑफ इनकम इन दी इकोनॉमी होती है। उसके अलावा भी और सोर्स होता है इनकम का, ठीक है, उसको एक को बोलते हैं नॉन फैक्टर इनकम। नॉन फैक्टर इनकम क्या होता है? देखिए, ये हम लोगों की इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उससे इनकम निकल के आती है। नॉन फैक्टर इनकम वो है जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज का हिस्सा बन के नहीं आती है, बाहर से आती है, दूसरी अर्थव्यवस्था से आती है। तो नॉन फैक्टर इनकम में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से हम जो कमाते हैं वो इसका हिस्सा होता है। टूरिज्म, पर्यटन से जो हम कमाते हैं वो नॉन फैक्टर इनकम कहलाता है। और उसके अलावा रेमिटांसेस, इसको प्रेषित धन कहते हैं। जैसे दुबई में, अमेरिका में भारतीय काम करते हैं, वहां से पैसे भेजते हैं, तो वो रेमिटांसेस कहलाता है, प्रेषित धन कहलाता है। तो ये नॉन फैक्टर इनकम हो गया। तो अभी आपको 2 इनकम का तरीका मैंने बता दिया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में इनकम की गणना कैसे होती है, या तो फैक्टर इनकम के संदर्भ में होती है या नॉन फैक्टर इनकम के संदर्भ में होती है। एक और तीसरी तरह की इनकम भी होती है। तीसरे तरह की एक इनकम भी होती है, थर्ड इनकम उसको कह सकते हैं आप इकोनॉमी में। और वो तीसरे तरह की इनकम कैसी होती है? तो जो ये थर्ड इनकम है उसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम जो गवर्नमेंट टू पीपल मिलती है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार जो लोगों को वितरित करती है पैसा, उसको ट्रांसफर इनकम कहते हैं। हस्तांतरणीय आय। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं? ये हम गवर्नमेंट सिटीजन्स को क्या क्या ट्रांसफर करती है? पेंशन ट्रांसफर करती है, ठीक है, स्कॉलरशिप्स देती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्कॉलरशिप्स पाई होंगी। स्कॉलरशिप्स देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है नहीं, बेरोजगारी भत्ता। अमेरिका में, वेस्ट में ये सब बहुत पॉपुलर है। इंडिया में थोड़ा वीक है, लेकिन इंडिया में भी दिया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। एमजी नरेगा में अगर आप काम मांगते हैं, महात्मा गांधी, कोई भी व्यक्ति काम मांगता है और सरकार अगर उसे 100 दिनों का काम नहीं दे पाती है तो उसे भत्ता देना पड़ता है, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। तो भारत में भी संक्षिप्त तरीके से ही सही, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस वगैरह दी जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब ट्रांसफर इनकम है। तो ये तीसरा तरीका है जिससे इकोनॉमी में इनकम की जाती है। और एक चौथा तरीका भी होता है, इसको इलीगल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो ये मान्य नहीं है, अवैध है। इलीगल इनकम मतलब 2 नंबर की कमाई, मतलब कि विकास दुबे वाली कमाई। तो ये इलीगल इनकम। ये 4 तरह की इनकम होगी। तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट से देखिए कितनी सारी चीजें निकल गई। आप समझ गए, फैक्टर प्रोडक्शन से आपने समझ लिया कौन कौन से फैक्टर, फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम इत्यादि इत्यादि आपने। अब देखिए, सरकार को जो टैक्स मिलता है वो कैसे मिलता है? उत्पादन से मिलता है। उत्पादन होगा, सरकार को टैक्स मिलेगा। सरकार को जब ज्यादा टैक्स मिलेगा तो वो ज्यादा ट्रांसफर इनकम कर पाएगी। ये जितने तरह की इनकम आपने देखे, ये सभी प्राइमरीली आप देखेंगे आपके प्रोडक्शन पर ही बेस्ड होती है, आधारित होती है। इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था की जान और शान मानी जाती है उत्पादन। और उत्पादन को ट्रैक कैसे करते हैं? ठीक है, उत्पादन को कैसे ट्रैक करते हैं? प्रोडक्शन को। क्लियर हो गया ना? प्रोडक्शन से ही इनकम हो रहा है सारा। फैक्टर इनकम, अगर प्रोडक्शन खूब हो रहा है तो फैक्टर इनकम खूब जनरेट होगा, रेंट खूब मिलेगा, वेजेस खूब मिलेंगी, इंटरेस्ट खूब आएगा और प्रॉफिट खूब आएगा। ठीक है, अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो कम भूमि की जरूरत पड़ेगी, कम श्रमिक की जरूरत पड़ेगी, कम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, कम उद्यमी की जरूरत पड़ेगी, तो सब कम हो जाएगा फैक्टर इनकम। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना तेजी से प्रोडक्शन होगा, उतना ही तेजी से फैक्टर इनकम जनरेट होगा। और जब आप फैक्टर इनकम बहुत अच्छा से जनरेट करेंगे, तब आपके पास एडिशनल मनी होगी, जिससे आप क्या करेंगे? आप ऐतिहासिक स्मारकें बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, रोड बनाएंगे, जिससे टूरिज्म आपके यहाँ
निकल कर आएगा, या लोगों को शिक्षित करेंगे, ऐसी शिक्षा देंगे कि वो बाहर जाकर अपनी सेवाएं बेचकर हमें रेमिटेंसेस भी दे पाए। तो सब कुछ अल्टीमेटली आप देखेंगे प्रोडक्शन से ही जुड़ा रहता है, तो नॉन फैक्टर इनकम भी इस पर बेस्ड होगा। और तीसरा जो आपने देखा था ट्रांसफर इनकम, वो भी इसी पर बेस्ड है। ट्रांसफर इनकम भी कब होगा, जब सरकार के पास टैक्स जाएगा, तो सरकार कुछ भी देती है टैक्स के ही उसकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। तो अपने उसकी इनकम आप बढ़ेगी तो ट्रांसफर भी करेगी, तो सरकार का पैसे रख के क्या करेगी? सरकार का काम क्या है? सरकार का काम पैसे रखना तो है नहीं। क्लियर है ये? तो प्रोडक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आप देखिएगा अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन को समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। अब देखिए जो किसी भी अर्थव्यवस्था के द्वारा प्रोडक्शन होती है, ठीक है, उसको दो भाग में बांटे। एन नंबर ऑफ गुड चीजें प्रोड्यूस होती है, हजारों चीजें प्रोड्यूस होती है, तो उन सभी को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं कि दो चीजें ही हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज है। तो एक इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस करती है? तो गुड्स प्रोड्यूस करती है और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। गुड्स क्या होती हैं? वस्तुएं जो हमें दिखती हैं, जिनको मूर्त कहते हैं। और सर्विसेज क्या होती हैं? सेवाएं जो हमें दिखती नहीं है, अमूर्त हैं। ठीक है, जैसे बीमा क्या है? शिक्षक क्या प्रोड्यूस करता है? वो एक सेवा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंजीनियर क्या प्रोड्यूस करता है? वो एक सेवा प्रोड्यूस करता है। डॉक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? वो एक सेवा प्रोड्यूस करता है जो दिखता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजें। ट्रांसपोर्टर क्या प्रोड्यूस करता है? सेवाएं पैदा करता है, तो इसको अमूर्त कहते हैं। तो हर इकोनॉमी ये दो चीज प्रोड्यूस करती है। अब अगर गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स भी दो तरह के होते हैं। एक गुड्स वो होता है जो सीधे नेचुरल सोर्सेस का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस किया जाता है। नेचुरल सोर्सेस का मतलब जो प्राकृतिक चीजें हैं, यानी प्रकृति से हमें मिली है। जैसे जमीन मिली और जमीन से हम लोगों ने खेती कर ली। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जिसको आप कहते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या होता है? एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है, नेचर से प्राप्त हुआ। ठीक है, उसी तरीके से फिशरी की बात कर सकते हैं, मत्स्यिकी जिसे कहते हैं, मछली पालन, डेयरी, ये सभी क्या है? नेचुरल सोर्सेस से हमें प्रोड्यूस मिल गया। गाय से दूध मिल गया, गाय एक नेचुरल, गाय हमने बनाया नहीं, नेचर ने बनाया है। भूमि हमने नहीं बनाया, भूमि से हमें अनाज मिल गया। तो भूमि हमने नहीं बनाया, हम लोगों ने नहीं बनाया। तो ये सब कहलाती है इस तरह की गुड्स जो हमें पहली बार हासिल होती है। ये सभी गुड्स जो हमें नेचर से मिलती है ना, ये पहली गुड्स होती है। तो इसलिए इनको ये फर्स्ट गुड्स भी कहलाती है और ये प्राइमरी गुड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राइमरी गुड्स कहलाती है। अब क्या होता है, जैसे दूध मिल गया, अब इस दूध का हम लोग स्वरूप बदल देंगे क्योंकि दूध फट जाएगा। तो दूध को 2 दिन 3 दिन रखने के लिए उसे पनीर में तब्दील कर दिया जाएगा। तो कुछ प्रोसेस किया जाएगा, कुछ प्रोसेस करके उसका पनीर में तब्दीलीकरण कर दिया जाएगा। अगर हमें आटा प्राप्त हो गया, गेहूं प्राप्त हुआ, गेहूं को हम लोगों ने आटे में तब्दील कर दिया और फर्दर आटे को ब्रेड में और बाकी अन्य चीजों में तब्दील कर दिया, तो उसके स्वरूप का परिवर्तन कर दिया। तो जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, जब उनके स्वरूप का में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसको सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी गुड्स। ये द्वितीयक है, दूसरी है, चेंज इन फॉर्म है। ठीक है, चेंज इन फॉर्म है, उसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया। और ये जो परिवर्तन होता है इसको कैसे करते हैं परिवर्तन? तो इसमें कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं, कुछ प्रक्रिया लगाते हैं। इस प्रक्रिया को ही मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसमें अप्लाई करके हम स्वरूप को बदल देते हैं। और कोई भी एक गुड्स है तो वो कितने बार वो उसका रूप बदला जाता है। तो इस तरीके से आप देखिएगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमी में जो प्राइमरी गुड्स का उत्पादन होता है उसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, इसे सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है, और जो सेवाओं का उत्पादन है ये टर्शियरी सेक्टर कहलाता है। तो इस तरीके से किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन को संगठित कैसे किया जाता है, उसे प्राथमिक क्रियाओं के तौर पर, द्वितीयक क्रियाओं के तौर पर और तृतीयक क्रियाओं के तौर पर उसे संगठित किया जाता है। और इससे प्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया हार्मोनाइज हो जाती है, उसमें संतुलन आ जाता है। एक बात, अब आप देखिए कि जो टोटल प्रोडक्शन आपका हो रहा है इकोनॉमी में, तो अब आप प्राइमरी गुड्स मान लीजिए 100 प्राइमरी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100
सेकेंडरी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और 100 टर्शरी सेक्टर में टर्शरी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टोटल आपने कितना प्रोड्यूस कर लिया? 300 प्रोड्यूस कर लिया। तो इनका जो कलेक्टिव प्रोडक्शन है यही आपका जीडीपी है। जीडीपी आपने सुना है? आप लोगों में से कितने लोगों ने जीडीपी नहीं सुना है? एनएन कर दीजिए, और जिन्होंने सुना है वो वाई वाई कर दीजिए। कितने लोगों ने जीडीपी सुना है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अवधारणा आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है? बताइए, किसी ने नहीं सुना है? यस या वाई कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये वाई लिख दीजिए या एन लिख दीजिए। नहीं लिखना है? हाँ भाई, चलिए हम इतने कम से कम एक तो रिस्पॉन्स आया। इतने सारे लोग ज्वाइंट मुझे दिख रहे हैं, 50 लोग ज्वाइंट है, एक आदमी का रिस्पॉन्स आ रहा है। जी ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है ये। तो जीडीपी एक्चुअल मायने में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को कहते हैं, और जीडीपी से प्रोडक्शन का आइडिया लगता है। आप कहते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी घट रहा है। तो जीडीपी बढ़ रहा है इसका क्या मतलब है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसका क्या मतलब है? फैक्टर इनकम बढ़ रहा है, नॉन फैक्टर इनकम बढ़ रहा है, ट्रांसफर इनकम बढ़ेगा। ठीक है ना? तो आप कहानी आपको समझ में आ जाएगी इससे कि कैसे चल रही है इकोनॉमिक्स में सारा कुछ, कहाँ किन चीजों पर आधारित होकर चल रहा है। अब आप आइए जीडीपी को समझते हैं। अब क्लियर हो गया यहाँ तक कि कैसे प्रोडक्शन पर आए, इकोनॉमिक्स में आए, प्रोडक्शन पर आए, और फाइनली ठीक है जीडीपी पर आ गया। ठीक है, ऐसे अगर इस सिलसिले से पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे भी नहीं। ये होता है बेसिक्स पढ़ने का तरीका। आप कहीं से भी उठा के पढ़ लेंगे तो समझ नहीं आएगा, टूटा टूटा सा रहेगा, इनके बीच में लिंकेजेस समझ में नहीं आएंगे। लिंकेजेस नहीं समझ में आएंगे तो आप कभी मास्टर ही नहीं कर पाएंगे इकोनॉमी में। ठीक है, देखिए जीडीपी पे आ गए, तो जीडीपी पे डायरेक्टली भी उछलते हैं। आप जितनी किताबें हैं सभी उठा के देखिए, सीधे जीडीपी पे उछलती हैं। लेकिन अभी आपको इस प्रोसेस के थ्रू मैं जीडीपी पे लेकर आया हूँ, तो मेरा ख्याल है आप कभी भूलेंगे नहीं इसे। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हर साल इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है, इवन लोअर के लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीडीपी में। इकोनॉमी का बहुत प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और ये दो तरीके का होता है, पहले ये बता दें। एक को कहते हैं नॉमिनल और दूसरे को कहते हैं रियल। अब तो क्लियर हो गया ना कि जीडीपी क्या होगा? तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को जीडीपी कहते हैं। तो ये बताता है कि इकोनॉमी का टोटल प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, अब इसमें दो तरह की अवधारणाएं हैं, एक को कहते हैं नॉमिनल जीडीपी और दूसरे को कहते हैं रियल जीडीपी। कपिल सैनी, हाँ नमस्कार कपिल। इसको कहते हैं रियल जीडीपी, ये नॉमिनल और ये वास्तविक जीडीपी कहलाता है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? आप देखिए, जीडीपी टोटल प्रोडक्शन है। अभी टोटल प्रोडक्शन आप ट्रैक करेंगे इकोनॉमी में तो आपको पता चलेगा कि करोड़ों सुइयां पिन प्रोड्यूस हुई हैं, हजारों की संख्या में प्लेन प्रोड्यूस हुई हैं। हर इकोनॉमी पिन टू प्लेन प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका बहुत लंबा सीट बन जाएगा। टोटल प्रोडक्शन कितना है जी? तो इतना गेहूं है, इतना क्विंटल, ऐसे ऐसे आइटम्स बनाएंगे तो करोड़ों आइटम इकोनॉमी में आपको निकल के आ जाएंगे। उसका सिंपल सा एक तरीका, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि उन सब का मॉनेटरी वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? उन सभी का मॉनेटरी वैल्यू ले लेते हैं। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए करोड़ों पिन पैदा हुई, तो करोड़ों पिन की संख्या नहीं लिखकर हमने ये लिख दिया कि करोड़ों पिन की कीमत कितनी है। हजारों अगर प्लेन्स पैदा प्रोड्यूस हुई हैं तो हजारों प्लेन्स की संख्या ना लिखकर हजारों प्लेन्स का कीमत कितना है वो कीमत लिख दिया। तो जब आप जो भी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन का मॉनेटरी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको जीडीपी में मॉनेटरी वैल्यू के आधार पर ही प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया जाता है। अब आप मॉनेटरी वैल्यू लेने जाएंगे तो मॉनेटरी वैल्यू कैसे लेंगे? उसके भी कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि प्रेजेंट उसकी प्राइसेस कितनी है। जैसे आप पिन, अगर आप इस साल की प्रोडक्शन को समझना चाहते हैं तो इस साल पिन किस रेट पे बिक रहा है, इसको बोलते हैं मार्केट रेट। ठीक है, या उसको बोलते हैं करंट प्राइसेस। ठीक है, इसी पिन की कीमत 5 साल पहले कुछ और थी, लेकिन आज इसकी कीमत कुछ और है। महंगाई बढ़ती चली जाती है, तो 5 साल में तो ऑलमोस्ट चीजों की जो कीमतें हैं वो डबल हो जाती है। राइट, अगर कोई 5 साल के लिए कुंभकर्ण की नींद सो जाएगा और वो कहीं दुकान में जाएगा ग्रोसरी शॉप्स में और सुई खरीदने की बात कहेगा,
तो सुई वाला कहेगा कि जी 1 रुपए दे दो सुई के, या 2 रुपए या 5 रुपए दे दो सुई के, तो उसको झापड़ लगाएगा, बोलेगा अभी तो 10 पैसे में लेके गया था मैं 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले उसकी ये रेट थी, अभी बढ़ गई है रेट, ठीक है ना। तो रेटें बढ़ती रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो मॉनेटरी वैल्यू, जब जितना भी प्रोडक्शन है उसका मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो रेट कौन सा लेते हैं, किस वर्ष का लेते हैं। तो अगर करंट वर्ष का ही रेट ले रहे हैं तो उसको कहते हैं करंट प्राइसेस पे जीडीपी निकालना। क्या बोलते हैं, करंट प्राइसेस या मार्केट प्राइसेस, हिंदी में इसको कहते हैं बाजार मूल्य या चालू मूल्य, ठीक है। तो अगर आपने जीडीपी को कैलकुलेट किया करंट प्राइसेस और मार्केट प्राइसेस पे, तो यही नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। तो नॉमिनल कहने का मतलब ये है कि मार्केट प्राइसेस लिया गया, इस साल का प्राइस लिया गया है। तो जीडीपी बढ़ जाएगी अगर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ होगा। पिछले साल से तुलना करेंगे प्रोडक्शन की, जब आप जीडीपी कहते हैं बढ़ गया घट गया, तो किस रेस्पेक्ट में कहते हैं, अब इस रेस्पेक्ट में कहते हैं कि पिछले साल जीडीपी इतनी थी, इस साल इतनी बढ़ गई। जैसे ये जीडीपी है, मान लीजिए टोटल प्रोडक्शन, इस साल आपकी प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई, तो अब टोटल बढ़ गया ना आपका, आपने इसको निकाल लिया, इसे माइनस करके पता चल गया कि कितना बढ़ा, इसको प्रतिशत के संदर्भ में 100 से गुणा करके निकाल दिया, तो आपने उसको परसेंटेज के फॉर्म में बता दिया। इसी को ग्रोथ भी कहते हैं। जीडीपी में जो इजाफा होता है उसको ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, वृद्धि हिंदी में वृद्धि कहलाता है, ठीक है। तो ये अब क्या है कि अगर मान लीजिए प्रोडक्शन उतना ही है, पिछले साल भी इतना ही प्रोडक्शन हुआ है, इस साल भी इतना ही प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, चीजों की कीमतें बढ़ गई, तो अभी क्या होगा कि मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो बिना प्रोडक्शन के बढ़े हुए भी जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई देगी अगर आप नॉमिनल जीडीपी को कवर करेंगे तो इसको बोलते हैं अशुद्धि है जीडीपी के कैलकुलेशन में। अल्टीमेटली आपको प्रोडक्शन देखना था, आपको ये नहीं दिखाना था कि आपका जीडीपी बड़ा हो गया, आपको ये देखना था कि आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, जितना पिछले साल चली थी उससे इस साल ज्यादा चली है नहीं चली है, ठीक है। अभी वही समझा रहा हूँ कपिल, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है नहीं, तो आपका काम क्या था, प्रोडक्शन को ट्रैक करना था ना। तो आप ये जानना चाहते थे कि प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन अगर साल दर साल बढ़ रहा है तो फैक्टर इनकम बढ़ेगा, ट्रांसफर इनकम बढ़ेगा, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस जाएंगे। तो प्रोडक्शन अगर कम होगा तो फैक्टर इनकम जनरेट ही नहीं होगा, समझ रहे ना। तो जीडीपी दिखाने के लिए अगर आप नॉमिनल जीडीपी लेते हैं तो इसमें जरूरी नहीं है कि उत्पादन में वृद्धि की वजह से ही जीडीपी इस साल बढ़ी हो सकता है कि इस साल महंगाई ज्यादा रही, उस महंगाई की वजह से जीडीपी बढ़ गई। ये संबंध हो जाता है जीडीपी का महंगाई के साथ। अब आप जैसे करंट ईयर की जीडीपी लेते हैं, जैसे मान लीजिए जीडीपी आप किस साल की निकाल रहे हैं, तो अभी आपका 19-20 का साल गया है, तो अभी तो ये साल वही चल ही रहा है, इसलिए निकाल नहीं पाएंगे 20-21 का। तो 19-20 का आप जीडीपी अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए आपने 6.7% की जीडीपी निकाल ली, 6.7% 5% तो निकला है, 5% की जीडीपी आपने निकाल ली, 5% की जीडीपी निकाल ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखना होगा कि ये जो डेटा है नॉमिनल का डेटा है या रियल का डेटा है। अगर ये नॉमिनल का डेटा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड नहीं किया गया है, आपने 1920 के प्राइसेस पे प्रोडक्शन को, मार्केट प्राइसेस को कवर किया है, ठीक है। आपने मार्केट प्राइसेस पे लिया और मार्केट प्राइस 1920 में जो प्राइसेस चली थी वो प्राइसेस आपने ली। और मान लीजिए अब इसे तुलना करेंगे कि ये अच्छा या बुरा है, तो आपको तुलना करने के लिए जाना पड़ेगा 18-19 में। 18-19 में आपकी जीडीपी कितने दर से बढ़ रही थी, तो आपकी जीडीपी पता चला कि 6.7 की दर से बढ़ रही थी, और अभी 5. तो आपका ग्रोथ नेगेटिव हो गया, इसको नेगेटिव ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे 5% के हिसाब से, और इससे पहले ये 4% के हिसाब से बढ़ रही थी, तो 1% का तो बढ़ोतरी हो गया ना इसमें। अब ये उठता है कि यहाँ पे महंगाई का दर कितना था 1920 में, तो 1920 में महंगाई का दर था 5%, और 1920 में पूरे साल जो महंगाई की दर रही थी वो 8% पे रही थी। तो 8% का मतलब क्या हुआ कि 8% महंगी चीजें बिकी हैं, तो प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, सिर्फ महंगाई की वजह से 3% जो महंगाई बढ़ी उसकी वजह से आपको जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ये जीडीपी और महंगाई का संबंध है। इस ऐसी जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, और ये महंगाई की अशुद्धि लगी हुई है। तो अब इसका सिंपल तरीका है, ये बहुत अच्छा पिक्चर नहीं देती, आप रियलिटी में जाना चाहते हैं कि नहीं, हमको सही पिक्चर बताओ कि प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं बढ़ा, ठीक है।
तो इसके लिए रियल जीडीपी निकाला जाता है। बहुत सिंपल सा काम करना है, आप जीडीपी 1920 का कैलकुलेट कीजिए, लेकिन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी जो प्राइसेस लेंगे वो पीछे के किसी साल के आधार पे लीजिए, जिसको बेस ईयर कहा जाता है। जैसे अभी बेस ईयर कितना है, 11 और 12 का बेस ईयर है ना, ये चेंज होकर 17-18 होने वाला है। अभी प्रस्ताव है नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल 11-12 का ही बेस ईयर है। तो अब आप 1920 में जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो ले रहे हैं, टोटल नंबर अब मान लीजिए 1000 प्लेन बनाते हैं, 1000 प्लेन की कीमत कितनी, तो जो प्लेन की कीमत 11-12 में थी वो वाली प्राइसेस आप जोड़ रहे हैं, ठीक है। आप जो 19-20 में प्राइसेस है वो नहीं जोड़ रहे हैं। नेचुरल है कि 19-20 की जो प्राइस होगी वो ज्यादा होगी, 11-12 वाली प्राइस कम होगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, महंगाई, अगर 18-19 की महंगाई थी उसका असर नहीं पड़ा, इवन पीछे के जितने भी साल है उसकी महंगाई का असर नहीं पड़ा, सीधे 11-12 का आपने प्राइस लिया और आज की जो प्रोडक्शन है वो कैलकुलेट की, और इसके बाद भी अगर जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, तो मान लीजिए 4.5% दिखाई दे रही है, तब रियल मायने में 0.5% का वृद्धि 18-19 के मुकाबले हुआ। और ये क्यों हुआ, तो ये प्रोडक्शन की वजह से हुआ है। इसका मतलब इनकम भी इसी लिहाज से बढ़ा होगा, इसी के रिस्पेक्ट में इनकम भी बढ़ा होगा, मतलब ये हो गया, तो ये अच्छी स्थिति बन जाती है। तो ये रियल जीडीपी कहलाता है, ये नॉमिनल जीडीपी कहलाता है, यही ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसीलिए नाम भी इसका रियल है। दो अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करते हैं तो जीडीपी को इस्तेमाल करते हैं ना, तो जीडीपी का कौन सा डेटा इस्तेमाल करते हैं, रियल वाला डेटा। तो इसको कहते हैं ना, ये गुब्बारे की तरह है, मतलब गुब्बारे में हवा भर के आपने फुला दिया, और ये गुब्बारा नहीं है, ये रियल है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी रियल जीडीपी बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब क्लियर हो गया कपिल, बाकी सभी लोगों को क्लियर हो गया। ऐसे नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी होती है। और अभी आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया था, फैक्टर कॉस्ट भी समझाया था। फैक्टर कॉस्ट की हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसको कारक लागत कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट पेमेंट होता है। जैसे लैंड के अगेंस्ट आपने रेंट दिया था, ठीक है, लेबर के अगेंस्ट आपने वेज दिया था, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट दिया था, और एंटरप्राइज के लिए आपने प्रॉफिट दिया था। तो ये चारों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये फैक्टर कॉस्ट कहलाता है, ये फैक्टर कॉस्ट भी कहलाता है। अब आपको जीडीपी निकालना है फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है, क्योंकि आप देखिए अभी भी इसमें एक अशुद्धि रह जाती है, जब आप इवन रियल भी लेते हैं तब भी एक अशुद्धि है, उसको कहते हैं टैक्स। अगर किसी इकोनॉमी में टैक्स ज्यादा होता है, तो जब जो भी चीजें आप चाहे 11-12 में लें या 19-20 में की प्राइसेस लें, हर जगह टैक्स तो लगा हुआ होगा। गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है, जैसे अभी जीएसटी लेती है, आज से पहले एक्साइज ड्यूटी लिया करती थी, और बहुत तरह के टैक्सेस, सेल्स टैक्स लिया करते थे, सेल्स टैक्स हटने के बाद वैट लगने लगा, फिर अभी जीएसटी लगने लगा है। तो सरकार टैक्स भी लेती है। तो जो भी आप मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसमें टैक्स इंक्लूड होता है। हर सरकार देखिए चाहती है अपनी पीठ थपथपाना कि हमारे समय जीडीपी बढ़ गई। आप देखते हैं जितना झगड़ा होता रहता है, मनमोहन सिंह कहते हैं हमारे समय जीडीपी सही थी, अभी मोदी कहते हैं हमारे समय जीडीपी सही रही, झगड़े चल रहे हैं ना। ये हर सरकार यही प्रस्तुत करना चाहती है कि हमारे समय जीडीपी बढ़ा है, और जीडीपी बढ़ाने के लिए वो सिंपल सा काम करेगी, एक तो महंगाई बढ़ा देगी। तो महंगाई वाला आपने फॉर्मूला निकाल दिया कि ठीक है, हम वो नॉमिनल का डेटा नहीं लेंगे, हम रियल का डेटा पे मानेंगे। अगर रियल का डेटा बढ़ा है, रियल जीडीपी बढ़ी है, तब तो आपका प्रोडक्शन बढ़ा है, तब आपकी पीठ थपथपाएंगे, नहीं थपथपाएंगे। वैसे ही सरकार बोलती है अच्छा चलो महंगाई वाला तो तुम काट लेंगे, लेकिन अभी हम टैक्स बढ़ा लेते हैं। तो टैक्स बढ़ा लेंगे तो भी प्राइसेस बढ़ जाएगी, बिना प्रोडक्शन को बढ़े हुए ही आपका जीडीपी बढ़ जाएगा। तो इसको भी एलिमिनेट किया जाता है, ये भी अशुद्धि है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन का लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी को मेजर करते हैं, कि एक्चुअल मायने में जो कॉस्ट लगा है उसी पे हम जीडीपी, क्योंकि यहीं से इनकम जनरेट हो रहा है, यही इनकम है, ठीक है ना। तो बोलेगा इकोनॉमिस्ट ही नहीं जी, हम हमें वो नहीं करना, हम तो फैक्टर कॉस्ट आपका जोड़ेंगे, हमको टैक्स नहीं जोड़ना है। तो टैक्स को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो मार्केट प्राइसेस को लेगा, मार्केट प्राइसेस में से वो टैक्सेस को माइनस कर देगा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देगा। और हर इकोनॉमी में कुछ संभव है कि सब्सिडी भी दी जाती है। सब्सिडी का मतलब समझते हैं, जो सरकार सहायकी देती है, जैसे केरोसिन की कीमत कम है, पेट्रोल की कीमत कम है,
रसोई गैस की कीमत कम है, तो वो सरकार कंपनियों को पे कर देती है, इसको सब्सिडी कहते हैं। तो एक्चुअल मायने में सब्सिडी की वजह से मार्केट प्राइसेस कम हो जाती हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से मार्केट प्राइसेस ज्यादा हो जाती है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप माइनस कर लीजिए और सब्सिडीज को ऐड कर लीजिए। ठीक है ना। अब आप ये बताओ कि इकोनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होगा या सब्सिडीज ज्यादा होगा। INS लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि किसी भी इकोनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होंगी या सब्सिडीज ज्यादा होंगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेरी गुड, क्योंकि सरकार सब्सिडी कहाँ से देगी, तो टैक्स ही कमा के देती है ना, तो ये ज्यादा होगा। तो ये कम ही होता है, यही ज्यादा होता है, इसलिए इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्सिडी से घटा देंगे तो उसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये आपका निकल गया फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट निकालने का, अब जीडीपी आप फैक्टर कॉस्ट पे निकाल दीजिए। तो आपने जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकाल दिया। अब आपने ये अशुद्धि भी, टैक्स की अशुद्धि भी हटा दी और आपको जीडीपी का असल चीज पता चल गया। लेकिन अभी भी जीडीपी में एक अशुद्धि बची हुई है। वो कौन सी अशुद्धि है? देखिए, आप जो भी प्रोडक्शन करते हैं, नमस्कार, जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन के लिए आप कुछ मशीनरी इत्यादि यूज करते हैं, इसको बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मशीनरी, बस अगर सेवाएं प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंप्यूटर आपका आप इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक साल अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन काम करेगी तो इसमें वियर एंड टियर लॉसेस होगी। इसको कहते हैं घिसावट। ठीक है, ये घिसावट कहलाता है, वियर एंड टियर लॉसेस कहलाता है। तो वियर एंड टियर लॉसेस का मतलब ये होता है कि आपके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको आपने यूज किया प्रोडक्शन करने के लिए, उसकी सेम कैपेसिटी अगले साल भी नहीं रह जाएगी। हाँ, डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, उसकी सेम कैपेसिटी नहीं रह जाएगी, तो आपको कुछ प्रोविजन करना चाहिए। अगले साल भी आपको सेम कैपेसिटी बना के रखनी है और कुछ एडिशन करना है, तभी आप अपनी जीडीपी को बढ़ा पाएंगे। तो इसमें वियर एंड टियर लॉसेस को माइनस किया जाता है। तो जो आपने जीडीपी निकाला, ठीक है, इसमें आपने वियर एंड टियर लॉसेस को, जिसको डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो ये नेट निकल जाता है, इसको एनडीपी कहते हैं। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, निवल घरेलू उत्पाद के साथ साथ एक चीज और करते हैं। अब एक चीज और रहेगी कि अभी आपने जो प्रोडक्शन लिया, आपने ये ले लिया कि प्रोडक्शन आपके देश में हो रहा है, लेकिन आपके देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें विदेशी कंपनियां भी प्रोडक्शन कर रही हैं, तो वो प्रोडक्शन तो आपके पास रहेगा नहीं, वो चला जाएगा। उससे जो इनकम जनरेट हो रही है, फैक्टर इनकम जनरेट कर रही होंगी कंपनियां, वो तो लेके चली जाएंगी अपने देश में। और वैसे ही आपके देश में के लोग बाहर जाकर प्रोडक्शन कर रहे होंगे, उनको आपने नहीं जोड़ा, क्योंकि अभी आपसे प्रोडक्शन अपने देश का जोड़ रहे थे जीडीपी के तहत। ठीक है, तो इसका भी कैलकुलेशन करते हैं। तो आप क्या करते हैं, एनडीपी ले लिया आपने और एनडीपी में एक्स माइनस वाई कर दिया। ठीक है, एक्स क्या हो गया, एक्स वो हो गया जो कि इंडियन अब्रॉड, जो इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं वो अपना पैसा इंडिया में भेज दे रहे हैं। और वाई क्या हो गया, फॉरेनर्स इन इंडिया, जो फॉरेनर फर्म्स हैं या फॉरेनर पीपल हैं वो काम कर रहे हैं, वो बाहर भेज देते हैं। तो इसको अगर आप एनडीपी में निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है, एनएनपी कहलाएगा। तो अगर जीडीपी पे करेंगे तो जीएनपी, और एनडीपी पे करेंगे तो ये एनएनपी कहलाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और सेम अगर जीडीपी पे कर दीजिए, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये जीएनपी कहलाता है। तो जीडीपी जीएनपी आपस में संबंधित होते हैं। अब ये देखिए, जो एनडीपी आपने निकाला, ये फैक्टर कॉस्ट पे निकाल देंगे, तो एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। ये किसी भी राष्ट्र की आय मानी जाती है। और इसी नेशनल इनकम में से सरकार क्या करती है, टैक्स ले लेती है। तो जो टैक्स लेती है उसके बाद हम लोगों के हाथ में पैसा जो बचता है उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलते हैं इसको, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। भाई जो हम आय आमदनी उसे सरकार टैक्स लेगी ना, तो टैक्स ले लेगी, इनकम टैक्स इत्यादि आदि। फर्म है तो उससे कॉर्पोरेशन टैक्स ले लेगी और प्रोमोटर को टैक्स वगैरह काट के पैसा मिलेगा। फिर वो जो प्रोमोटर है फर्म का, उससे भी इनकम टैक्स लेगी।
तो इन सारे टैक्सेस को सरकार काट लेती है, अपने पास से ले लेती है, तो जो बचता है वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है। और डिस्पोजेबल इनकम जितना होगा उतना ही इकोनॉमी में डिमांड भी होगा। जितना पैसा हम लोग के हाथ में होगा उतनी तो डिमांड क्रिएट करेंगे ना। तो डिस्पोजेबल इनकम से डिमांड का भी पता चल जाता है कि इस साल इकोनॉमी में कितना डिमांड रहने की संभावना है। तो देखिए, एक जीडीपी का डेटा आपको क्या क्या कहानी सब कुछ बता देता है। वो बता देता है आप कंपनियां हैं कितना प्रोडक्शन करेंगे, उनको लग रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है, टैक्स पिछले सालों के जितना ही है या कम हुआ है। आमतौर पर टैक्स कम होने की प्रक्रिया दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग टैक्स बेस बढ़ाने का आइडिया है अभी। तो टैक्स कम हुआ है, प्रोडक्शन बढ़ा है, इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा है, इसका मतलब डिमांड बढ़ेगा। इसका मतलब इस साल अगर 10 सामान बनाया था तो अगले साल 15 सामान बनाना है। तो वो अपना ज्यादा प्रोडक्शन करने का एस्टिमेट करती है। और जितनी भी फर्में हैं अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी इकोनॉमी में, तो टोटल प्रोडक्शन इन दी इकोनॉमी बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से इकोनॉमी का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, इकोनॉमी बढ़ती चली जाती है। तो ये पूरी कहानी, ये सारी जो बातें, ये सब इकोनॉमिक्स कहलाता है। और इसी इकोनॉमिक्स, अब ये सब बनता जा रहा है, इसी में डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया भी है जो एक तो सबसे पहला आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो रहा है, इनकम के सेंस में, फैक्टर इनकम के सेंस में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब आप देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। तो रेंट बहुत महंगा हो और पारिश्रमिक कम हो और प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो, तो बेनिफिशियरी कम कौन होगा? समझ रहे हैं इसको? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट, यही 4 तरीके से फैक्टर इनकम हो रही है ना। तो रेंट बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, वेज कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। तो अब इसका लाभ किसको मिलेगा? लैंडलॉर्ड्स को रेंट मिलेगा। तो लैंडलॉर्ड्स कितने होते हैं? कम ही होते हैं, तो लैंडलॉर्ड्स बेनिफिशियरी होंगे। इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जिनके पास कैपिटल होगा, पूंजी होगा, वही तो बैंकों में, शेयर मार्केट में, जहाँ भी लोग जाते हैं पैसा लेने के लिए, उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अगेन आप देखिए इंटरेस्ट अर्नर जो होंगे उनको फायदा होगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो किसको फायदा होगा? तो जो उद्यमी है, जैसे अंबानी क्या उद्यमी है, तो उसको फायदा होगा प्रॉफिट। तो ये सभी बेनिफिशियरी हो जाएंगे अगर ये कंपोनेंट आपके फैक्टर इनकम का ज्यादा है। और वेज कम है तो नेचुरल है कि कोई भी प्रोडक्शन होगा तो उसमें एक कॉम्पोजिशन होगा, इनका कॉम्पोजिशन कितना है और इनका कॉम्पोजिशन वेजेस वाले का कितना है। तो आप देखिएगा कि ये सभी आमतौर पे जिसके पास पैसा होता है वही लैंड खरीदता है, वही लैंडलॉर्ड बन जाता है, उसी को इंटरेस्ट भी मिलता है और वही उद्यमी भी, उद्यमशीलता का भी काम करता है। इसलिए ऐसे लोग कुछ होते हैं, तो थोड़े लोगों के बीच में प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट हो रहा है वो जमा होना शुरू हो जाता है। और अधिकांश जो लोग हैं, जो लेबरर होते हैं, लेबरर्स हैं, श्रमिक हैं, उनके पास कम ही पैसा पहुंच रहा है। अगर आप एज्यूम करके देखिए कि चारों के संदर्भ में 25-25% पैसा पहुंच रहा है, तो एक्चुअल मायने में 75% तो एक के पास ही पहुंच रहा है जो कैपिटलिस्ट कहलाता है। और जो अधिकांश है उसके हाथ में कितना पहुंचा? 25 पहुंचा। तो ये कम लोगों के हाथ में 75 पहुंच रहा है और अधिकांश लोगों के हाथ में 25 पहुंच रहा है। तो इसको बोलते हैं वेल्थ। ठीक है, वेल्थ किसको बोलते हैं इकोनॉमी में? इनकम माइनस लायबिलिटी, आय माइनस दायित्व। अब अगर आप देखिए पैसा, इनकम कम हो रहा है और दायित्व ज्यादा है, तो वेल्थ नहीं क्रिएट होगा। तो उनके पास ही वेल्थ क्रिएट होगा जिनकी आमदनी ज्यादा है और लायबिलिटी कम है। तो वेल्दी कौन होगा? लेबरर वेल्दी नहीं होगा, कैपिटलिस्ट वेल्दी होगा। यही है मिसमैच प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का, कि इनकम तो आया लेकिन इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, लेबरर को कम मिला। और लेबरर की संख्या ज्यादा है, इसलिए अगर इंडिविजुअली लेबरर्स को देखेंगे तो उनके पास बहुत ही कम मिला, इसलिए वो गरीबी की हालत में, तमाम तरह के परेशानियों की हालत में वो आपको रहते हुए दिखाई देंगे। तो ये लेबर और कैपिटल का कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है इकोनॉमी में। तो ये प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करती है, तो लेबरर को सपोर्ट करने वाला आइडिया होना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरकार क्या करे? तो यहाँ सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, कैपिटलिस्ट से टैक्स लेकर उनको लेबरर को बांट देना चाहिए। तमाम सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ये सब स्कूल कॉलेज, फ्री कॉलेज, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सब प्रोवाइड करा देनी चाहिए, जो सरकार करती भी है। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशनल इकोनॉमिक्स हो जाती है, इसको आप इकोनॉमी कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स पर ही इकोनॉमी भी आधारित होती है, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी को छोड़ के चलनी, इकोनॉमी ही प्राइम ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना चाहिए, बाकी सब कहानी अपनी जगह सही है। तो ये है रहा कुछ एक जो प्राइम जो बिल्कुल बेसिक्स ऑफ द कहते हैं, ऐसे हर सेक्टर का कुछ अपना, इसको नेशनल इनकम कहते हैं या प्रोडक्शन का सेक्टर कहते हैं, वैसे ही एक्सटर्नल सेक्टर है, बाह्य क्षेत्र कहलाता है। इसमें ट्रेड के बारे में आप पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेन कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं, फिर इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में आप उनका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो ऐसे अर्थव्यवस्था के अलग अलग पहलू हैं जिसके बेसिक्स में आप तैयारी कर सकते हैं इसी अप्रोच से, राइट। ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि 22 जुलाई से बैच कोर्स शुरू हो रहा है। आप चाहें तो प्लस कोर्सेज को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि 22 जुलाई से ये बैच कोर्स आपको मिल जाए। इस बैच कोर्स में मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमी, तो मेरी इकोनॉमी की क्लासेस में इस बैच कोर्स में मिल जाएगी। अलग अलग फैकल्टीज हैं जो पढ़ा रहे हैं इस बैच कोर्स में, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सभी अलग अलग रिनाउंड फैकल्टीज पढ़ा रही हैं। बैच कोर्स बहुत ही अच्छा है, इसको आप ज्वाइन कर लें फटाफट। और ज्वाइन करते समय आप OPC 10 इस रेफरल कोड का जरूर इस्तेमाल करें। इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा ख्याल है आज का सेशन मेरी तरफ से समाप्त है। अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। Any question? Thank you all.